तो भैया कल अपन ने फर्दर थोड़ी बहुत डेफिनेशंस देखी थी। क्या डेफिनेशंस देखी थी? कि सर फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ये देखा था। और हमने फाइनेंशियल ईयर में एक चीज समझी थी कि सर यदि कोई एलएलपी आप खुली है इन सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो वो चाहे तो अपना फाइनेंशियल ईयर जो है इमीडिएटली मार्च को नहीं और उससे भी अगले मार्च 31 मार्च को खत्म हुआ हुआ मान सकती है। ठीक है, तो उससे मतलब बाउंडेशन नहीं है कि इमीडिएटली 4-5 महीने बाद ही जो 31 मार्च आ रहा है उसी को फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ हुआ माने। नंबर वन। नेक्स्ट, उसके बाद में अपन ने किया था फॉरेन एलएलपी। यस, कि सर जो बाहर बनी हुई है लेकिन जिसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कि सर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वो एक कंपनी जैसा ही एकदम डेफिनेशन दिया है कि सर एलएलपी वो पार्टनरशिप विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, दिस एक्ट के ब्रैकेट में एग्जाम में लिखना पड़े तो लिख देना लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है। नेक्स्ट, एलएलपी एग्रीमेंट। कि सर सबसे पहली और जरूरी बात तो क्या बताई थी कि इट्स अ रिटन एग्रीमेंट, लिखा हुआ होना चाहिए। हवाबाजी नहीं चलेगी कि मुंह मुख जबानी कर लिया अपन ने। ठीक है, तो इट शुड बी अ रिटन एग्रीमेंट। क्या दो एस्पेक्ट्स को गवर्न करता है कि सर रिलेशनशिप अमंगस्ट दी पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी, पहला एस्पेक्ट। एंड सेकंड एस्पेक्ट, सर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एंड देयर रिलेशनशिप विद द एलएलपी, मतलब पार्टनर्स और एलएलपी और पार्टनर्स के खुद के बीच का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, ये कहां पर बताया हुआ है? एलएलपी एग्रीमेंट में। नेक्स्ट आ जाइए, पार्टनर। कि सर पार्टनर कौन होता है? पार्टनर इन रिलेशन टू एलएलपी मींस any person who becomes a partner in the LLP in accordance with the LLP agreement। सर LLP agreement के हिसाब से जिसे LLP का पार्टनर बनाया गया है वो पार्टनर कहलाता है। ठीक है, LLP एग्रीमेंट के इन अकॉर्डेंस टू द LLP एग्रीमेंट जिसको पार्टनर बनाया है वो पार्टनर कहलाता है। ठीक है, ये अपन ने यहां तक कल कर लिया था। आज अपन स्टार्ट करते हैं स्मॉल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एग्जाम में पूछी गई है ये डेफिनेशन कि सर स्मॉल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अच्छा मुझे एक बात बताओ दर्शित अग्रवाल, आप बताइए, स्मॉल एलएलपी तो अपन पढ़ रहे हैं। अपन ने जब कंपनीज एक्ट किया था अपन ने वहां पर स्मॉल कंपनी भी पढ़ा था। तो व्हाट इज अ स्मॉल कंपनी? सर उसका टोटल टर्नओवर ऑफ द प्रेसिडिंग ईयर शुड नॉट बी मोर देन 40 करोड़ एंड कोई कोई केसेस में 100 करोड़ भी हो सकता है। और और 100 करोड़ नहीं, अभी तक 40 करोड़ है, बढ़ाना होगा कभी फ्यूचर में तो 100 करोड़ के आसपास बढ़ा सकती है सरकार, अभी तो 40 करोड़। और सर एक 25 लाख का कुछ फिगर था वो मैं। अच्छा, प्रेषा जी सही बोल रहा है क्या ये? सही बोल रहा है क्या? नहीं सर। तो क्या सही होना चाहिए? So small company is a type of private company हम्म। and it should not exceed 4 crores and does not exceed 4 crores मतलब less than or equal to 4 crore और फिर 10 करोड़ तक जा सकते हैं। क्या 4 करोड़ पेड टर्नओवर? अप शेयर कैपिटल। पेड पेड अप अप शेयर शेयर कैपिटल। कैपिटल 25 लाख लाया था दर्शित तू तो। पेड अप शेयर कैपिटल अभी की काम आएगी और टर्नओवर ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर काम आएगा। याद आ रहा है कुछ कुछ? 4 करोड़ 40 करोड़। मैंने एक हफ्ते पहले एक बात बोली थी सब लोगों से, एक हफ्ते बाद टेस्ट होगा कंपनीज एक्ट का। बोला था या नहीं बोला था?
दर्शित, एंसल फर्नांडिस, तुझसे तो नहीं पूछू तो अच्छा है। ठीक है, तो 4 करोड़ 40 करोड़ तो टेस्ट के लिए कब रखूं भाई, तारीख दे दूं क्या आज? कैन आई गिव यू द डेट? 2 तारीख के बाद कभी भी ले लूंगा मैं, तुमको 4 दिन और दिए हैं, 4 दिन में जो तैयारी करनी है कर लो, 2 तारीख के बाद कभी भी सरप्राइज टेस्ट हो जाएगा तुम्हारा, चाहे इन क्लास चाहे अलग से बुला के। ठीक है, 4 दिन और दे रहा हूँ, ये ऐसी स्थिति नहीं मिलनी चाहिए भाई। ठीक है, तो ऑनलाइन या रिटर्न? तेरे को टेस्ट देने की फिक्र करनी है, ये नहीं फिक्र करना है कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, कि सामने एक स्क्रीन खोल सकता हूँ दूसरी या नहीं खोल सकता हूँ, या फिर मुझे जाके देना है या पेपर मेरे घर के लगेंगे इंस्टीट्यूट देगा, ये सब चक्कर में मत पड़। किस चक्कर में पड़? टेस्ट की तैयारी कर। ठीक है आंसर, चलो। तो स्मॉल कंपनी, जैसे ही स्मॉल एलएलपी नाम की भी एक चीज होती है। स्मॉल एलएलपी कौन सर? जो नॉर्मल एलएलपी से छोटी सर। क्यों पढ़ रहे हैं यार, क्यों सरकार ने स्मॉल एलएलपी और स्मॉल कंपनी का कंसेप्ट लेके आई? कि सर घर में छोटे बच्चे होते हैं उनको ज्यादा फायदा मिलता है ना, उनको ज्यादा प्यार किया जाता है। हाँ सर, तो सर जो छोटा होता है उसको कुछ एडवांटेजेस दी जाती हैं कि अभी आप छोटे हो, आपको एक कंपैरेटिवली बड़ी कंपनी के कंपैरिजन में बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं स्मॉल कंपनी और स्मॉल एलएलपी होने के। तो आइए अब स्मॉल एलएलपी किसे बोलते हैं ये पढ़ते हैं अपन। स्मॉल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, पढ़ भाई दर्शित। Small limited liability partnership, section 2(1)(ta). It means a limited liability partnership first, the contribution of which does not exceed 25 lakh rupees or such higher amount and not exceeding 5 crore rupees as may be prescribed. And second, the turnover of which, as per the statement of accounts and solvency for the immediately preceding financial year, does not exceed 40 lakh rupees or such higher amount, not exceeding 50 crore rupees as may be prescribed. Or which meets Or such other requirements as may be prescribed and fulfills such terms and conditions as may be prescribed. This and this or this, that means this and this or this, ये भी हो सकता है। देखो, this and either this or this, मतलब फर्स्ट के साथ में सेकंड या थर्ड का कॉम्बिनेशन बन सकता है, ऐसा भी देखो हो सकता है। ठीक है, चलिए आइए, क्या बोलता है कि सर स्मॉल एलएलपी कौन? कि सर ऐसी एलएलपी कंट्रीब्यूशन ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीज। सर कंट्रीब्यूशन नोट करते जाना, कंट्रीब्यूशन ऐसी एलएलपी में। सर कंट्रीब्यूशन कौन करते हैं? कंट्रीब्यूशन उस एलएलपी के जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो मिलके करते हैं या नहीं, उसको उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं ना, ताकि उसका काम धंधा चल सके, एलएलपी अपना काम धंधा स्टार्ट कर सके, जैसे जैसे जरूरत होगी वो और कंट्रीब्यूट करेंगे। तो सर कंट्रीब्यूशन ऑफ सच एलएलपी डज नॉट एक्सीड ₹25 lakhs। ठीक है, एक्सीड का मतलब इससे ज्यादा नहीं, 25 लाख तक होगा तो भी चल जाएगा, 25 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। सारे पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन मिला के, मान लो एक एलएलबी में एंसल पार्टनर है, उसी एलएलबी में रिचा पार्टनर है, प्रिशा पार्टनर है, ठीक है, और उस एलएलबी में दर्शित पार्टनर है, 1 2 3 4 4 पार्टनर्स हैं। तो सर इन सब ने, किसी ने 5 लाख दिया, किसी ने 10, किसी ने 2, किसी ने 4, सबका कंट्रीब्यूशन मिला के 25 लाख रुपए मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। सो द कंट्रीब्यूशन in such an LLP should not exceed 25 lakh rupees or such higher amount not exceeding 5 crore rupees as may be prescribed। अभी लिमिट 25 लाख रुपए की है, भविष्य में यदि सरकार को लगता है कि हमको और सारी एलएलपीज को, स्मॉल कंपनीज का फायदा देना चाहिए, तो वो कंट्रीब्यूशन की लिमिट इंक्रीज करेंगे। मान लो कहते हैं 1 करोड़ रुपए तक का भी कंट्रीब्यूशन हो, भविष्य की बात कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कैसे काम करेगा ये। मान लो सरकार को कहना है कि अभी तक स्मॉल एलएलपी की डेफिनेशन में करीब 100 एलएलपीज ही आ रही है, मुझे और एलएलपीज को बेनिफिट देना है, 1000 एलएलपीज को बेनिफिट देना है। तो उसने क्राइटेरिया देखा 1000 एलएलपीज कहां तक कवर हो जाएंगी,
कि सर 1 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन कर दूं तो 1000 एलएलपी को मैं स्मॉल एलएलपी होने का बेनिफिट दे पाऊंगा। तो सर भविष्य में इंक्रीज भी कर रहे हैं तो कहां तक करेंगे सर? 5 करोड़ रुपए तक बढ़ सकते हैं एज फार एज कॉन्ट्रीब्यूशन इज कंसर्न। सर अभी की लिमिट क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन मस्ट नॉट एक्सीड 25 लाख रुपए। ठीक है, ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। एंड प्लस साथ में क्या दिस और दिस, क्या साथ में क्या? टर्नओवर। टर्नओवर कब का देखा जाएगा? टर्नओवर ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अभी तो जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, मान लो 25-26, क्या उसका आप पूरे का टर्नओवर अभी देख न पाने में सक्षम है? नहीं सर, अभी तो फाइनेंशियल ईयर खत्म ही नहीं हुआ है, तो हम पूरे का टर्नओवर कैसे पता लगाएंगे? तो हमें टर्नओवर किसका देखना है? टर्नओवर ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी अभी चल रहा है 25-26, तो 24-25 का टर्नओवर देखना है। 24-25 का टर्नओवर देखना है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इट डज नॉट एक्सीड 40 लाख रुपीज। अभी क्या है? 40 लाख रुपए तक चल जाएगा, या उससे कम होगा तब भी चल जाएगा। भविष्य में कहां तक इंक्रीज कर सकते हैं? और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़ रुपीज। ये भविष्य में 5 करोड़ जैसे कहां तक ले जा सकते हो इसको? ऊपर क्या था, कंट्रीब्यूशन 5 करोड़ था ना, इसको 50 करोड़ तक ले जा सकते हैं। अभी क्या है? 25 लाख, और 25 लाख तक का था कंट्रीब्यूशन, एंड टर्नओवर जो है वो 40 लाख रुपए पिछले फाइनेंशियल ईयर का, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 40 लाख रुपए तक का हो या इससे कम हो। 40 लाख और 1 रुपए होते ही आप इस दायरे से बाहर आ जाएंगे। बात समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट। और ये और इसके साथ में दिस एंड दिस और दिस, तो टर्नओवर या फिर कोई और दूसरी शर्त जो कि सरकार ने डाली हो, विच मीट सच अदर रिक्वायरमेंट्स एज मे बी प्रेस्क्राइब एंड फुलफिल सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब। यानी यहाँ पर वो कहते हैं ना, खेलने का मैदान खुला रख लिया कि जो भी हम दूसरी रिक्वायरमेंट्स बताएं वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो अपने को तो स्मॉल एलएलपी, आ जाओ वापस पढ़ते हैं कि सर स्मॉल एलएलपी की बात करूं, ये याद रखना एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है कि सर कंट्रीब्यूशन कौन करते हैं? सारे पार्टनर्स करते हैं। कंट्रीब्यूशन 25 लाख तक, जो कि भविष्य में 5 करोड़ तक का हो सकता है। एंड टर्नओवर ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ऐसे लिखना, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर must not exceed 40 lakh rupees, must not exceed 40 लाख रुपीस। और भविष्य की बात करें तो किस रेंज में सरकार इंक्रीज कर सकती है? इस रेंज में। और जो भी दूसरी टर्म्स एंड कंडीशंस या तो प्रेस्क्राइब की जाए वो, ये मैच करेगा। मतलब दिस, ये तो होना ही चाहिए, एंड या तो दिस और दिस, ठीक है, मैच करेगा, तो फिर वो स्मॉल एलएलपी कहलाने के लायक होगी, तो फिर उसे वो सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो। यस, एंसल बोल बेटा। सर हमें आपने बोला पहले स्मॉल कंपनी में ये मोर देन नहीं लेस देन 4 या इक्वल टू 4, तो उधर स्पेसिफाई करना पड़ता है क्या कि फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट को लिमिट बढ़ानी है एग्जैक्टली तो जो इट कैन। वहां एग्जैक्टली देख, मैंने तेरे को हमेशा एक बात बोली है, डेफिनेशन की लैंग्वेज से छेड़छाड़ मत करना। तो तुमको ये नहीं बताना है कि सरकार चाहे तो, तुमको तो वही एज इट इज लिख देना है जो उस लाइन में लिखा हुआ है ना। वैसे ये तो मैं तुमको समझाने को बोल रहा हूं कि अभी ये है, भविष्य में सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है। उस लाइन का मतलब ये है, समझने के लिए तुमको लिखना क्या है, एज इट इज वो लाइन लिखनी है जैसा वहां लिखा हुआ है। विदुष बोल भाई। तो वो जो सेकंड पॉइंट है उसमें वो कुछ तो दिया था ना स्टार्टिंग में, अकॉर्डिंग टू समथिंग, वो हाँ क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ हाँ, अकाउंट्स एंड टर्नओवर सॉल्वेंसी। कहाँ से देखना है रे? ये अच्छा, ये छूट गया था, वेरी गुड। टर्नओवर कहाँ से देखना है? आपने देखा कि है ना, अपन एक डिफरेंस कर रहे थे
बिटवीन पार्टनरशिप एंड बिटवीन एलएलपी, वो टैबुलर फॉर्मेट में अपन डिफरेंस कर रहे थे, तो वहां पर एक बात दी गई थी कि एलएलपी को सालाना 2-3 डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं, जबकि पार्टनरशिप को कोई डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं करने पड़ते हैं। देखो वो टेबल में जाके देखो, उसमें था कि एक तो एनुअल स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, वो था ना, अभी देखते हैं चल। ये देखो, ये एलएलपी, और ये देखो एनुअल फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये एलएलपी को ये 3 डॉक्यूमेंट्स फाइल करने ही पड़ते हैं, जबकि पार्टनरशिप को कोई डॉक्यूमेंट्स आरओसी के साथ, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के साथ में फाइल करने की कोई जरूरत नहीं। इसमें क्या था, एक तो एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, एक स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, और एक था एनुअल रिटर्न विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी एवरी ईयर। एलएलपी को ये 3 डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं। अब देख यहां पर क्या लिखा हुआ है, देख टर्नओवर एज पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, उन्हीं में से एक डॉक्यूमेंट का नाम आ गया यहाँ पर। यस, उन्हीं में से जो 3 डॉक्यूमेंट्स जो सालाना हमको फाइल करने पड़ते हैं रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ में, उसमें से ही एक डॉक्यूमेंट के अनुसार तुम्हारा टर्नओवर क्या है। हम कहां से देखेंगे हमारा टर्नओवर क्या है, हमने जो पिछले साल का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी रजिस्ट्रार के साथ में फाइल किया है, उसमें से टर्नओवर उठा के देखेंगे कि वो 40 लाख रुपए से ज्यादा तो नहीं चला गया है। बात समझ में आ गई, कहां से देखना है, बस इतना सा बता रहा है कि जो तुमने पिछले साल का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी रजिस्ट्रार के साथ में फाइल किया, उसमें से टर्नओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का उठा के देखेंगे। फाइन, गॉट द पॉइंट। काबरा जी बोलो क्या हुआ। सर फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में वो 5 करोड़ और 50 करोड़ लाइक क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टनर्स। तू अच्छा, मान ले, और वो कितने? हाँ। मान ले एक एलएलपी खुल रही है, उसमें राघव काबरा घुस रहा है एज अ पार्टनर, उसमें मिदुष घुस रहा है एज अ पार्टनर। राघव काबरा ने बोला कि मैं 5 लाख रुपए तक का कंट्रीब्यूशन एलएलपी को जब भी जरूरत पड़ेगी दूंगा, और मिदुष बोला कि मैं 3 लाख तक का दूंगा। बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस इन्होंने आपस में डिसाइड कर ली कि कौन कितना प्रॉफिट शेयर करेगा, ठीक है। तो सर कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 8 लाख रुपए, ठीक है। 25 लाख से कम है या नहीं है, 25 लाख से या उसके बरोबर, हाँ सर इससे कम है। तो सर स्मॉल एलएलपी के लिए अभी पहला क्राइटेरिया तो मैच कर लिया, क्वालिफाई हो रहे हो या नहीं, 25 लाख से कम है। कंट्रीब्यूशन कौन देता है, पार्टनर्स देते हैं, ठीक है। पार्टनर्स मैक्सिमम कितने रुपए तक के लिए लायबल होते हैं अंडर एलएलपी एक्ट, कितनी लायबिलिटी हो सकती है, जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन देने का वादा किया उतने तक के लिए हो सकता है, ठीक है। चलिए ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है भाई तेरा। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि वो जो 5 करोड़ और 50 करोड़ है वो हाँ, बेसिकली कितने इयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं? ईयर्स नहीं, लिमिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सब सरकार को भविष्य में ये, देख अभी क्या है, अभी है कंट्रीब्यूशन 25 लाख तक का, और टर्नओवर एज पर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 4 करोड़ तक का, यही है ना लिमिट स्मॉल एलएलपी की। यस सर। हाँ। भविष्य में हम चाहते हैं, सरकार चाहती है और एलएलपीज को छोटे होने का फायदा दी जाए, तो डेफिनेशन का दायरा इंक्रीज करेंगी या नहीं करेंगी राघव, डेफिनेशन का दायरा इंक्रीज, करेंगे। ठीक है। तो कहां तक जाके कर सकते हैं ये अभी से बता दिया गया है आपको। इसको बढ़ाना है तो 5 करोड़ की लिमिट के अंदर अंदर, इसको बढ़ाना है तो 50 करोड़ तक की लिमिट के अंदर अंदर, इससे ज्यादा मत जाना स्मॉल एलएलपी के लिए। अभी क्या चल रहा है, ओके सर। ये चल रहा है। लिखना क्या है एग्जाम में, एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखनी है जो स्मॉल एलएलपी की है, ठीक है, याद करनी पड़ेगी, ठीक है जी। चलिए ये हो गई, आज अपन ने सारी डेफिनेशंस फिनिश कर ली। स्मॉल एलएलपी को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बॉडी कॉर्पोरेट को अच्छे से रखना, बिजनेस को रखना, तो 3-4 डेफिनेशन ही याद रखने लायक हैं। फॉरेन एलएलपी भी पूछ लेते हैं, ठीक है, एलएलपी एग्रीमेंट पूछ लेते हैं। तो ये 10 डेफिनेशन है, एक दो को छोड़ के बाकी सब आराम से याद हो जाएंगी क्योंकि समझा दिए हैं आपको, ठीक है। अब जब मैं आपको बता रहा था एलएलपी के लिए बारे में, मैं काफी कुछ आपको जानकारी दे रहा था, तो मैंने एक बात बताई थी
कि सर पहले से चल रहा है क्या, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, और उसके बाद में आया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो कुछ समझदार लोगों ने बोला था ना कि सर ये भी तो एक तरीके की पार्टनरशिप ही है, तो एलएलपी में भी तो इंडियन पार्टनरशिप के प्रोविजंस एलएलपी पे भी लगने चाहिए। तो फिर हमने क्लैरिफाई किया था ना, नहीं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस एलएलपी पे नहीं लगेंगे, केवल नाम में पार्टनरशिप आ जाने से नहीं लगेंगे। सेव एज अदरवाइज, सेव एज अदरवाइज का मतलब है जहां स्पेसिफिकली बोला हो केवल वही लगेंगे। बाय डिफॉल्ट आप ये नहीं मान सकते कि चूंकि ये पार्टनरशिप के लिए लॉ बना है और ये पार्टनरशिप भी बन रही है इसके अंडर, तो ये वाले प्रोविजंस एलएलपी पे भी लग जाएंगे, नहीं। सेव एज अदरवाइज, सेव एज अदरवाइज का मतलब जब तक बोला नहीं जाए आप ये एनालॉगी या ये थ्योरी नहीं लगा सकते हो कि ये एक्ट एलएलपी पे भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए पढ़ते हैं। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस एलएलपी पे नहीं लगेंगे। सेव एज अदरवाइज provided the provisions of the Indian Partnership Act 1932 shall not apply to LLP। shall बोल रहा है, shall का मतलब 100% नहीं लगेंगे, ठीक है। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, जब तक अदरवाइज लिखा या बताया नहीं गया हो तब तक ये मान के मत चलना कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 एलएलपी पे अप्लाई होगा। ठीक है, क्लियर वंस एंड फॉर ऑल। आ जाओ पार्टनर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। कहाँ चला गया भाई दक्ष अग्रवाल? Partner section 5. Any individual or body corporate may be a partner in LLP. However, an individual shall not be capable of becoming a partner of LLP if, first, he has been found to be unsound mind by a court of competent jurisdiction and the finding is in force. Second, he is undischarged insolvent. Or, third, he has applied to be adjudicated as an insolvent and his application is pending. चलो सर, कौन कौन एलएलपी में पार्टनर्स बन सकते हैं? कि सर सबसे पहले तो कोई भी इंडिविजुअल, या फिर देखो क्या लिखा है, इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट। कोई भी इंडिविजुअल जैसे कि राम, जैसे कि श्याम, जैसे कि एंसल, जैसे कि मिदुष, ये सब बन सकते हैं एलएलपी में पार्टनर्स। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं कि सर एलएलपी में पार्टनर्स कौन हो सकते हैं? कि सर कोई भी इंडिविजुअल बन सकता है। सर इधर बात लिखी नहीं गई है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं वो इंडिविजुअल, सबसे पहली बात, माइनर कैनॉट बी अ पार्टनर इन एलएलपी। यदि एंसल माइनर है, यदि मिदुष माइनर है तो हटा देना यहां से। माइनर हो ना भाई अभी, या मेजर हो गए हो? यस, तो मैं इसलिए एंसल फर्नांडिस कहाँ चला गया? फर्नांडिस भाग गया, कहाँ चला गया? बोलो। फर्नांडिस माइनर ही है ना अभी, या मेजर हो गया? यस सर, माइनर। माइनर हूँ सर, अभी आपने मेरे जलवे देखे नहीं है, माइनर होके मैं क्या क्या कर सकता हूँ। चलो आ जाओ मुझे। तो सर एंसल को और मिदुष को मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि ये माइनर है। ठीक है सर। अब सर तो कोई भी इंडिविजुअल, बशर्ते या लिख लेना वो माइनर ना हो, माइनर नहीं चलेगा। सेकंड कि सर वो अनसाउंड माइंड का नहीं हो। अनसाउंड माइंड मतलब पागल वागल नहीं हो। ठीक है, इधर एंसल का मेरे को एग्जाम्पल लेना चाहिए था। ठीक है, मैंने माइनर में गलत ले लिया। चलो तो सर अनसाउंड माइंड का नहीं हो, तो इनमें से कोई अनसाउंड माइंड का है? सर आप पार्टनर हो, मैंने क्या बताया था, एलएलपी का जो पार्टनर होता है वो एलएलपी का एजेंट होता है या नहीं होता है? हाँ सर, एलएलपी को अपने काम से बाइंड कर सकता है या नहीं कर सकता है? क्या एलएलपी किसी पागल के द्वारा बाइंड होना स्वीकार करेगी? वो पागलपंती की हरकतें करके आ जाएगा, करोड़ रुपए का सामान 10 रुपए में बेच के आ जाएगा। बात समझ रहे हो? तो
इसलिए बहुत खतरा है। तो सर न तो वो माइनर होना चाहिए, न वो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड होना चाहिए। अब सर अनसाउंड माइंड में भी एक कहानी दी हुई है। क्या कहानी दी हुई है? दो दोस्त थे, एक तो था राघव काबरा और एक एंसल फर्नांडीज, ठीक है सर। तो राघव काबरा पूरी दुनिया में बोलता फिर रहा है एंसल फर्नांडीज पागल है, अनसाउंड माइंड का है। तो क्या उससे एंसल फर्नांडीज अनसाउंड माइंड का हो जाएगा राघव के बोलने से? नहीं सर, राघव के बोलने से नहीं होगा। जिस दिन एंसल फर्नांडीज को कोर्ट पागल मान लेगी, अनसाउंड माइंड का मान लेगी, उस दिन ये माना जाएगा कि अनसाउंड माइंड का है। ठीक है, मतलब किसी के भी बोल देने से नहीं, कोर्ट में इसको मतलब अनसाउंड माइंड का माना गया है। देखो क्या लिखा हुआ है वहां पर, he has been found a person individual shall not be capable becoming a partner in a LLP if he has been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction। जो इस बारे में मतलब jurisdiction रखती है, डिसीजन देने का राइट रखती है। अलग अलग कोर्ट्स को अलग अलग डिसीजंस देने का राइट होता है। किसी को 1 करोड़ रुपए तक का, किसी को 10 करोड़ रुपए तक का, इस तरीके से लेवल्स बने हुए हैं। किसी को क्रिमिनल केस में, किसी को सिविल केस में। तो ये आप अभी अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये लॉयर्स को पढ़ने की चीज है। अपने को तो ये पढ़ना है कि सर जो भी कोर्ट कंपिटेंट है इस मामले में डिसीजंस देने के लिए, उस कोर्ट ने एंसल को अनसाउंड माइंड का माना है, तो ही एंसल अनसाउंड माइंड का माना जाएगा। केवल राघव या दर्शित या किसी के भी बोल देने से वो पागल नहीं मान लिया जाएगा। ठीक है, लीगली बात कर रहा हूं, बाकी तो तुम जानो बात क्या है। तो सर एक तो वो माइनर नहीं होना चाहिए। सर क्या कर रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, सर कोर्ट ने उसको अनसाउंड माइंड का मान लिया है, तो वो LLP का पार्टनर बनने के लायक नहीं रहेगा। तीसरी बात कि सर एंड दैट फाइंडिंग इज स्टिल इन फोर्स, यानी कि वो अभी भी पागल है। कई बार होता है ना, 2-4 साल जैसे जैसे समय बीतता है, थेरेपी मिलती है एंसल को, तो एंसल समय के साथ में वापस साउंड माइंड का बनता जाता है। ठीक है, थोड़े बिजली के झटके लगते हैं, थोड़ी दवाइयां जाती हैं, थोड़ा सा वो भी शांत होता है। ठीक है, तो साउंड माइंड का भी लोग वापस नॉर्मल भी होते हैं। ठीक है, तो कोर्ट की जो फाइंडिंग है ना कि आंसर अभी तक अनसाउंड माइंड का है, वो अभी तक दैट इज इन फोर्स, यानी कि वो सही है। यदि आंसर वापस नॉर्मल माइंड का हो गया तो वापस ही विल बी कॉम्पिटेंट टू बिकम अ पार्टनर, प्रोवाइडेड ही इज अ मेजर एजेड पर्सन। प्रोवाइडेड ही इज अ मेजर एजेड पर्सन, वो साउंड माइंड का भी वापस पागलपंथी से साउंड माइंड की तरफ आ गया, तो फिर वो वापस कॉम्पिटेंट हो जाएगा। इस लाइन का मतलब समझ में आ गया? An individual shall not be capable of becoming a partner of LLP if he has been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and that finding is still in force। अब तुमको कहीं पर फंसाना चाहे एग्जाम में इसको तोड़ मरोड़ के कि एक व्यक्ति था, वो पागल था, पागल के बाद में वो वापस सही हो गया, तो अब LLP का पार्टनर बन सकता है। नहीं तो अब तो नहीं फंसोगे, अब तो नहीं फंसोगे। पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गए ना? यस दर्शित? अरे दर्शित कहाँ चला गया? हाँ सर, हो गए क्लियर। क्लियर हो गया। रिचा मैडम क्लियर हुआ? ठीक है। खुशबू कभी अमेरिका चली जाती है, कभी पुलिस स्टेशन चली जाती है, कभी फंक्शन अटेंड करने चली जाती है, कभी क्लास में आ जाती है। हाँ, ऐसे कैसे चलेगा रे? एग्जाम क्लियर करना है ना। हम्म, ठीक है, टेक माय क्लासेस सीरियसली। मिदुष, मिदुष का फेवरेट डायलॉग हो गया, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। ही इज एन अच्छा, अब इंसॉल्वेंसी की बात करते हैं। देखो मैं आपको मजाक करके इसलिए समझाता हूँ ताकि है ना मजाक मजाक में चीज याद हो जावे। जिस दिन इस पे क्वेश्चन आएगा ना, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तुम सबको एंसल के चेहरे दिखने लग जाएंगे और सारी बातें याद आ जाएगी कि है ना, हाँ हमने सर ने ऐसे समझाया था कि एंसल पहले पागल खाने गया, फिर वापस बाहर आया। तो वहां पर है ना लाइव तुम कनेक्ट करके और आंसर लिख लोगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब आता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कौन होता है रे? देखो, इंसॉल्वेंट आदमी LLP में पार्टनर नहीं बनेगा। ठीक है, अब इंसॉल्वेंट कौन?
कल को तो कोई खुद को बोल दे आज से मैं इंसॉल्वेंट मतलब समझते हो ना बैंकरप्ट, कि जो जिसके पास पैसे नहीं है अपने लोन वोन चुकाने को, तो वो खुद को बैंकरप्ट घोषित करवाता है, इंसॉल्वेंट घोषित करवाता है। सिंपली ये बोल देने से कि आज से मैं इंसॉल्वेंट, मैं किसी के पैसे नहीं चुकाऊंगा, ऐसे नहीं होता है। आपको खुद को इंसॉल्वेंट कहाँ से घोषित करवाना पड़ता है सर? कोर्ट से एडजुडिकेट या एडजज। देखो एडजुडिकेट में एक वर्ड एडजज आ रहा है। एडजज का मतलब जजमेंट। कोर्ट सारी सिचुएशन देख के एनालाइज करके जज करेगा इस बात को कि आप इंसॉल्वेंट हैं या नहीं है। तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन कहाँ लगानी पड़ेगी इंसॉल्वेंट होने के लिए? सर कोर्ट में लगानी पड़ेगी एप्लीकेशन। कोर्ट एडजज करेगा, आपको जज करेगा, और कोर्ट मान लिया, यदि कोर्ट ने एडजज कर दिया आपको एज एन इंसॉल्वेंट, तो फिर आप इंसॉल्वेंट माने जाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो सर जिस आदमी ने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई हुई है इंसॉल्वेंट होने के लिए, या फिर जो व्यक्ति को इंसॉल्वेंट कोर्ट ने एडजज कर दिया है, वो ये दोनों ही लोग सर एलएलपी के पार्टनर्स नहीं बन सकते हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? एक तो जिसने खुद ने एप्लीकेशन लगाई हुई है कि मेरे को इंसॉल्वेंट एडजस्ट कर दो भैया, वो, और दूसरा जिसको कोर्ट ने इंसॉल्वेंट जैसे मान लिया है, बाकायदा अपना एक वो जजमेंट दे दिया कि हाँ ये इंसॉल्वेंट है, ये दोनों लोग एलएलपी के पार्टनर्स नहीं बन सकते हैं। ठीक है? he is an undischarged insolvent or he has applied to be adjudicated as an insolvent and his application is pending. C point तो समझ में आ गया होगा। he has applied to be adjudicated in court, कि अप्लाई करा हुआ है उसने कोर्ट में कि कृपया मुझे इंसॉल्वेंट घोषित कर दीजिए, और उसकी एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग है, तो फिर एलएलपी के पार्टनर बनने को खुजली मत मचाओ अपनी। ठीक है? और ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। सर कोर्ट ने उसको अभी इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया, लेकिन उसकी अभी तक ये कार्रवाई पूरी होनी बाकी है, उसकी प्रॉपर्टीज जो ऑफिशियल रिसीवर है उसके पास जानी बाकी है, वगैरह वगैरह, वो काम करना बाकी है। सो इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। वो भी बंदा एलएलपी का पार्टनर बनने के लिए अभी एप्लीकेशन नहीं लगा सकता। एक बार वो डिस्चार्ज हो जाएगा इंसॉल्वेंसी से, तब वापस उसके पाप धुल जाएंगे, फिर वापस नए सिरे से जिंदगी चालू करो, फिर आप एलएलपी के पार्टनर बनने के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हो। सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन करो भाई फटाफट।